नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर से सटे कपाली में अपराधियों ने मचाया तांडव। रंगदारी के लिए अशरफी मेडिकल में सरे शाम तड़तड़ाई गोलियां। टीओपी चौक के दुकानदार व बच्चे समेत 2 घायल। क्षेत्र में दहशत का माहौल। जल्ला फिरोज के गुर्गों का नाम आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। जमशेदपुर में 1200 ऑटो सीएनजी या इलेक्ट्रिक में हुए कन्वर्ट। 1 अप्रैल से लग जाएगी डीजल पेट्रोल ऑटो के संचालन पर रोक। परिवहन विभाग ऑटो चालकों को कन्वर्जन के लिए कर रहा प्रेरित। जमशेदपुर डीटीओ दिनेश रंजन ने दी विभाग में तैयारियों की जानकारी। और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया के बड़ा कांजिया में पानी की किल्लत। टूटा चापाकल व 6 फीट का कुआं ही है ग्रामीणों के जल स्रोत। गर्मी में सूख जाता है कुआं। झरने का पानी पीने को मजबूर हैं गांव के लोग। ग्रामीणों ने सरकार से की शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग। आइए बात करते हैं कपाली टीओपी चौक स्थित दुकान में शरेशाम हुई फायरिंग की। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत टीओपी चौक के पास अशरफी मेडिकल में अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी की नीयत से फायरिंग की। गोली चलने से एक व्यक्ति एवं एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। कपाली ओपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। कपाली के टीओपी चौक स्थित अशरफी मेडिकल में अपराधियों ने रंगदारी के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चा समेत 2 लोग जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 4:30 बजे अशरफी मेडिकल के मालिक को खोजते आए 2 अपराधियों ने रंगदारी की नीयत से 2 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें पड़ोस की फर्नीचर दुकान में काम कर रहे मोहम्मद आरिफ नामक व्यक्ति घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। वहीं मेडिकल दुकान में काम कर रहे एक बच्चे की कमर में भी गोली लगी है। दोनों ही घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फायरिंग में जख्मी फर्नीचर दुकानदार मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पहले 2 की संख्या में आए अपराधियों ने मेडिकल दुकान के मालिक की खोजबीन की और कुछ देर बाद दोनों अपराधी किस्म के युवकों ने आकर दुकान में फायरिंग कर दी। दुकानदार मोहम्मद आरिफ ने फायरिंग में अपराधी जल्ला फिरोज के गुर्गों के शामिल होने का दावा किया है। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। मोटा मोटी 4 बजे एक लड़का बैठे बच्चे को रंगदारी मांग रहा था भाई से। उसका भी फुटेज मेरा कैमरा भी मिलेगा। उसको हाथ पकड़ के हम देखने भी है। उसके बाद 1 घंटा बाद 5:30 बजे वो आया, सीधे आके उतरा। उसकी गाड़ी में था, गाड़ी का नंबर नहीं मालूम हमको, कौन गाड़ी का भी नहीं मालूम। गाड़ी से उतरा, कौन अरे माता तो 2 गोली चलाया। 1 गोली मेरे को लगा, दूसरा गोली एक बच्चा को लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। किसी से कोई दुश्मनी है क्या? जल्ला फिरोज करा रहा, जल्ला फिरोज। उसी का 2 लड़का है, 2 लड़का था। लड़का लोग आप पहचान सकते हैं? जल्ला फिरोज पहचान सकते हैं लड़का लोग को? गोली चलने की सूचना मिली थी, इस पर आकर जांच किया जा रहा है। और जैसे कि 2 लोगों को गोली लगी है, उनको टीएमएच अस्पताल में जांच किया जा रहा है। पैर को गोली लगी है और एक कमर में गोली लगी है। टीएमएच अस्पताल भेजा गया है। कैसा होगा आगे जांच की जा रही है। आगे जैसा बयान आएगा पूछताछ किया जाएगा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में डीजल पेट्रोल ऑटो को बंद कराने की चल रही तैयारियों की। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग जमशेदपुर में चल रहे 8000 पेट्रोल डीजल चालित ऑटो को चरणबद्ध तरीके से बंद कराने की योजना पर काम कर रहा है।
विभाग इसके लिए संबंधित ऑटो चालकों को अपना वाहन सीएनजी में कन्वर्ट कराने या इलेक्ट्रिक ऑटो लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। शहर में कार्बन उत्सर्जन का स्तर कम करने के उद्देश्य से हाई कोर्ट एवं राज्य सरकार के निर्देश पर जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल चालित ऑटो का प्रचलन बंद कराने की योजना है। जिला परिवहन विभाग इस योजना पर काम भी कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक करीब 1200 ऑटो सीएनजी में कन्वर्ट भी हो चुके हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि उन्होंने शहर के ऑटो चालकों के साथ लगातार बैठकें कर उन्हें अपने वाहन सीएनजी में कन्वर्ट कराने या नए सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए प्रेरित किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 अप्रैल से शहर में पेट्रोल डीजल ऑटो चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी वसूला जाना है। उन्होंने बताया कि इसके विपरीत सीएनजी एवं बैटरी चालित ऑटो को बढ़ावा देने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में 12 स्थानों पर सीएनजी पंप की सुविधा भी शुरू की जा रही है। डीटीओ दिनेश रंजन ने बताया कि आगामी दिनों में जमशेदपुर शहर ग्रीन सिटी के साथ ग्रीन ऑटो में तब्दील हो जाएगा। जो है माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के निर्देशानुसार जो है हम लोग सीएनजी ऑटो चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कवायद के निमित्त हम लोगों ने मिनी जो ऑटो चालक है उनके एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग जो है जितने भी ऑटो हैं, डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो, सबको या तो कन्वर्ट कराने या फिर नया ऑटो खरीदने का ऑप्शन देकर हम लोगों ने प्रेरित किया था ऑटो चालकों को कि अब जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा और जमशेदपुर को एक ग्रीन सिटी में डेवलप करने के लिए सीएनजी ऑटो ज़रूरी है। इसलिए जो है लोग भी, जितने भी ऑटो चालक हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला और धीरे धीरे जो है ऑटो जो है वो ग्रीन ऑटो के रूप में दिख रहा है। लगभग 1200 ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। या तो वे लोग नए ऑटो खरीदे हैं या फिर कन्वर्ट कराए हैं, बट 1200 सीएनजी ऑटो जमशेदपुर शहर में चल रहे हैं। उनको परमिट भी मिल रहा है, वे वैध रूप से अब चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। देखेंगे और ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक करके एक रास्ता निकालेंगे कि आखिर जो शेष बचे जो भी ऑटो हैं उनको कैसे सीएनजी में परिवर्तित किया जाए। और हम लोग जो है मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सभी डीजल ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो या फिर नया डीजल ऑटो चालक खरीदें। और अब बात करते हैं जल संकट से जूझ रहे पूर्वी सिंहभूम के सुदूर बड़ा कांजिया के ग्रामीणों की। गर्मी की दस्तक भरते पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत कानीकोचा गांव के लोग जल संकट से परेशान हैं। गांव में एकमात्र टूटा हुआ चापाकल है और 6 फीट गहरा एक कुआं जो गर्मियों में सूख जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि व राज्य सरकार से गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। डुमरिया प्रखंड की बड़ा कांजिया पंचायत के कानीकोचा गांव में एकमात्र चापाकल लगा है और वो भी टूट गया है। वर्षों पहले ग्रामीणों द्वारा खोदा गया 6 फीट का कुआं ही मुख्य जल स्रोत है, जिस पर गांव के 150 परिवार निर्भर हैं। लेकिन परेशानी ये है कि गर्मियों में ये भी सूख जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों को दूर झरने से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण पलटन मुर्मू, गोबरा सोरेन, दुबनी मुर्मू, पार्वती मुर्मू, लुगू सोरेन, सालगे मुर्मू, रावण सोरेन, दसमत सोरेन आदि ने बताया कि कानीकोचा गांव पोटका विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है, जहां सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। प्रखंड कार्यालय से 12 किलोमीटर व यूसील की बागजाता माइन से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित इस आदिवासी बहुल गांव में 50 वर्षों में विकास के नाम पर मात्र एक टूटा चापाकल दिखाई देता है। हालांकि ठीक रहने पर भी इसका पानी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीण पंचायत की मुखिया पार्वती हेम्ब्रम से लेकर डुमरिया प्रखंड के अधिकारियों से गांव में जल मीनार व अन्य कार्यों के लिए तालाब बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गांव में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग की। प्रगति ये आपका एरिया आता है, ये सबसे पिछड़ा एरिया का है और ये लास्ट है प्रखंड का हिसाब से भी। ये गांव का नाम है कानीकोचा। तो यहाँ का देखा जाए तो मूलभूत सुविधा से अभी भी यहाँ के लोग रहने वाले जो है अभी भी वंचित है। तो हमारा सरकार से ही मांग रहेगा, इससे जल से लेकर जो मूलभूत सुविधा से जो भी विभाग प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जो भी इसके प्रतिनिधित्व या अपना पदाधिकारी है
उसको यहाँ का बहुत जल्द खबर लेना चाहिए और यहाँ का जो मूलभूत सुविधा के प्रति यहाँ के लोग वंचित है, इन लोगों का तुरंत मुहैया कराया जाए। क्योंकि खास करके देखें हम यहाँ पानी के लिए जिस तरह का ये अपना दर्द बताया। 6 फीट का कुआं है, गर्मी का दिन में सूख जाता है पानी, और हम लोग पानी के लिए हम लोग बहुत झेलना पड़ता है। हम लोग झरना से पानी 5 किलोमीटर से पानी हम लोग ढो के ले आना पड़ता है। हम लोग बारिश का दिन में हम लोग यानी पानी की सुविधा नहीं है, हम लोग कचरा पानी पीता है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी हम लोग गर्मी के दिन हम लोग झरना में हम लोग कुआं बनाते हैं, उसी पे पानी हम लोग लेके आते हैं। अब बारिश का दिन में कचरा पानी घुस जाता है, वही पानी हम लोग पीता है। गांव में 30 घर है, लेकिन कुआं 6 फीट का कुआं है, लेकिन धूप में सूख जाता है। हम लोग झरना से पानी लेके आता है, पानी का सुविधा है नहीं है। चापाकल भी एक ही ठो है, वो भी सूख जाता है धूप का सीजन में। सरकार से हम लोग कुआं मांगता है, एक चापाकल मांगता है, और कुछ नहीं। रोड फुट तो है ये। আমাদের জল অনেক কষ্ট, অনেক দূরের লাই জল ডালি, কুয়াগা পুরা শুকিয়ে যায়। আমাদের কুয়া দরকার, জল অনেক অভাব, ঝরনা। और अब बात नगर परिषद क्षेत्र में खुले स्थान में कचरा डंप करने को लेकर लोगों में व्याप्त नाराजगी की। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक और खुले स्थानों पर कचरा फेंके जाने पर नगर निगम कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलता है, लेकिन स्वयं कपाली नगर परिषद कार्यालय द्वारा मुख्य भवन के समीप तथा खुले स्थानों पर कचरा फेंका जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में गंदगी फैलाने और कचरा फेंके जाने पर कपाली नगर परिषद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कार्रवाई करता है, लेकिन जब खुद नगर परिषद खुले में कचरा फेंके तो उस पर कौन रोक लगाए। क्षेत्र के लोग नगर परिषद के अधिकारियों से इसका जवाब मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कपाली नगर परिषद द्वारा नगर परिषद भवन के ठीक सामने ही सड़क किनारे कचरा डंप करा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इससे लोग गंदगी और दुर्गंध के बीच रहने को विवश हैं। लोगों ने बताया कि नगर परिषद लोगों के कचरा फेंकने पर उनसे जुर्माना वसूल करता है, लेकिन खुद नगर परिषद कचरा फेंके तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा। ये आज आप आ गए मीडिया वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको तलाश कर रहा था। इत्तेफाक की बात, आज हमारे दोस्त ने हमको नंबर दिया और आप आए और जाके देखिए किस तरह से नगर निगम ने कचरा को डंपिंग किया हुआ है वहां पर, और पूरा बदबू मोहल्ला में फैल रहा है। इससे बीमारी होने का आशंका है। और हम आपको क्या बोले, आप खुद देखिए उसको। और किसके अगर नगर परिषद हम लोग कचरा गिरा देंगे तो फाइन मारते हैं, और वो गिराए तो कौन फाइन मारेगा, हमको बताइए। इस तरह का राज चलेगा हमारे झारखंड सरकार में, बताइए। अब हम परेशान हो गए, तब जाकर के हम इस तरह का कदम उठाए हैं, जिसके वजह से हम स्मेल आता है। मोहल्ले के लोग आके पूछते क्या बास कर रहा है, क्या बास कर रहा है। हम बोलते कोई जानवर मरा होगा, लेकिन आज हम जब देखे घूम कर तो पूरा कचरा वहां फेंका हुआ है ये भवन के ठीक सामने। बताइए, इस तरह से भवन वाले ही ऐसा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा। हम लोग करेंगे तो फाइन मार देंगे, प्लास्टिक लगाएंगे, इस तरह की बातें हैं। नहीं, इस तरह का अभी पहले तो हम लोग उतना मैंने ये नहीं हुए थे, अलर्ट नहीं हुए थे, लेकिन अभी जो ज्यादा स्मेल आ रहा है इसकी वजह से हम लोग आज ये क्या नाम है अलर्ट हुए, समझे कि नहीं। और बात ऐसा है कि रोड भी इतना खराब है, कोई ध्यान नहीं, गड्ढा गुड्ढी, ये पानी का पाइप फट गया, पानी गिर रहा बह रहा है, कोई ये नहीं है, देखभाल नहीं है। वहीं इस मामले में सिटी मैनेजर शकील अनवर ने बात करने पर बताया कि कचरा फेंके जाने पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन नगर परिषद अब तक क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन चिन्हित नहीं कर पाया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से ठोस कचरा निष्पादन के लिए जमीन नहीं मिलने के कारण कचरा निस्तारण में परेशानी हो रही है। वहीं कार्यालय भवन के सामने कचरा फेंके जाने के मामले में सिटी मैनेजर ने अनभिज्ञता जताई। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल 2016 है, इसके तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि नगर परिषद कपाली क्षेत्र में डंप करने के लिए कचरा को या फिर जो लैंडफिल के लिए कोई जगह हम लोग को मिल नहीं पाया। इस संबंध में हम लोगों ने कई एक बार सीओ के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस किया है कि जमीन उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिस वजह से हम लोग इसको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल या फिर जो CPHU मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस में ये करते हैं कि जितने भी जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग डेली कलेक्ट करवाते हैं, चाहे रोड स्वीपिंग से हो, चाहे डोमेस्टिक या फिर जो कॉमर्शियल एरिया से जो गार्बेज कलेक्शन हम लोग करते हैं।
उसको सारा कलेक्शन करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिलहाल हम लोग टेम्पररी अरेंजमेंट किए हुए हैं, कुछ लैंड जो प्राइवेट लैंड है, जो रैयत के मालिकों से हम लोग बातचीत करके उनको कुछ अग्री किया है, वो अपने लैंड में हमको डिस्पोज करने के लिए दे रहे हैं। तो टेम्पररी बेसिस पे तो हम लोग वो कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग कचरा डालते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल करके उसको कवर कर दे रहे हैं। जब तक हम लोग को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर लैंड उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, तब तक थोड़ी परेशानी है इसमें। इस संबंध में जानकारी मिली थी कि जो बाहर में गेट बना हुआ है बड़ा सा, उसके अपोजिट में कुछ लोगों ने वो जो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का डाल दिया था। तो वैसे एक दो वाहन को हम लोग पकड़े भी थे और उनको हम लोग फाइन भी किए हैं। और इस तरीके के जो लोग कृत्य कर रहे हैं उसको रोकने का हम लोग कार्यालय की तरफ से भी टीम लगाए हुए हैं, और जो भी ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं उसको फाइन इंपोज किया जाता है। और भविष्य में हम लोग भी ये प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई लैंड उपलब्ध हो जाए, जिससे कि चाहे डेब्रिज हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, उस सबका हम लोग प्रॉपर तरीके से निस्तारण कर सकें। बात करते हैं शहादत दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की। आज़ादी के क्रांति वीरों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर 23 मार्च को शहर की संस्था संयुक्त युवा संघ की ओर से सांची गोल चक्कर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से विश्व शांति का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर बुधवार 23 मार्च को संयुक्त युवा संघ द्वारा सांची गोल चक्कर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरविंद सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। उपस्थित सभी लोगों ने अभियान के तहत हस्ताक्षर कर शांति का संदेश देने की कोशिश की। कार्यक्रम के अंत में हस्ताक्षर युक्त पोस्टर महामहिम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं इससे पूर्व शहादत दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई, जिसमें लोगों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। हस्ताक्षर अभियान अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अच्छा तरीका है। इस वक्त देश और विश्व में जैसे हालात हैं, ऐसे में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों को आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ शांतिपूर्वक रहने की अपील की गई। प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ये जागरूक शहर में भी जब भी कुछ होती थी, देश विदेश कहीं भी, तो लोग सिग्नेचर अभियान के माध्यम से अपनी बातों को रखने, लोगों को जागरूक करना और एक मैसेज देना यहाँ गलत हो रही है। मुझे लगा कि रवि चंदेल जी हैं, इनके नेतृत्व में आज ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। संयुक्त युवा संघ है इनकी संस्था, जो वर्षों से यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और विद्यार्थियों के मुद्दा को उठाते रहे हैं। तो कल इन्होंने कहा था कि हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इस अभियान में आप साथ आएँ। पूरी दुनिया में विश्व शांति की बात होती है, युद्ध का नॉर्म्स तैयार हो गया कि हम लोगों को युद्ध किस स्तर पे किस ढंग से करना, वो सारे नियम कानून ठप हो गए हैं और लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात कर रहे हैं, मानवता इंसानियत की बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर के आज इस जमशेदपुर के साक्षी के गोल चक्कर में सिग्नेचर अभियान है, जिसमें लोगों से अपील है कि अपने सिग्नेचर करके और एक मैसेज देने का काम करें। भगत सिंह की शहादत को कैसे देखते हैं? भगत सिंह की शहादत को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी शहादत है। हमारे जो भी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, भगत सिंह, सुखदेव जी, ये सब लोग तो बात करना ही मानी है। बिना इनका हमारा इतिहास भी अधूरा है, हमारा आने वाला समाज भी अधूरा रहेगा। तो उनकी शहादत को हम लोग भूल नहीं सकते। आइए बात करते हैं जुगसलाई मारपीट मामले में पीड़ित महिलाओं के सिटी एसपी से गुहार लगाने की। जमशेदपुर के जुगसलाई में होली का गाना बजाने को लेकर हुई झड़प व बाद में कार जलाए जाने के मामले को लेकर पीड़ित परिवार की महिलाएं बुधवार को सिटी एसपी से मिलने पहुंची। महिलाओं ने दोषियों द्वारा धमकाए जाने के बावजूद पुलिस के कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। जुगसलाई के गौशाला रोड स्थित पवट मोहल्ला में होली के दिन दो पक्षों में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया था,
जिसे लेकर बाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वहीं बाद में पीड़ित की सड़क पर खड़ी नैनो कार को भी जला दिया गया था। इसे लेकर पीड़ित पक्ष की महिलाएं बुधवार को सिटी एसपी से मिलने पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जुगसलाई पुलिस विरोधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि वे लोग घर से निकलने पर जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग होली के दिन से ही परेशान हैं। पीड़ित अर्जुन सिंह की पत्नी इंदु सिंह व अन्य महिलाओं ने कहा कि घटना के दिन से ही परिवार के लोगों को जान से मार देने की धमकी मिल रही है, लेकिन जुगसलाई पुलिस इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है। इसलिए वे सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आए हैं। 19 तारीख को दिन में झगड़ा हो गया था मेरे घर में, वो दोनों के बीच में। फिर भैया फ़ोन किए थे अर्जुन सिंह राजू भैया को कि क्या नाम है कि आप आइए, मेरे को समझा दीजिए, और मामला सलट गया था। फिर उसके बाद में तीसरा पक्ष जो आदमी है वो मोहल्ला में रहते हैं, तो वो क्या किए, जा करके राजू सिंह को मार दिए। अब ये तो मुझे नहीं पता किस चीज़ से मारे, बस उन पे वार हुआ है पूरा। वो मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस चीज़ को लेकर के उन लोगों ने, और उस मतलब कि हम लोग के घर में सबका नाम दिया गया लड़के लोगों का, और वो लोग घर पे थे जहाँ पे मारपीट हुआ, उस जगह में वो लोग नहीं थे। और उस जगह का वीडियो कैमरा भी वहाँ पे है, चाहे वो लोग जाँच पड़ताल करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका नाम दिया गया और उन लोग पे किया गया। और हम लोग घर के लेडीज़ लोगों का क्या गलती है, लेकिन उन लोग के घर के जितने लेडीज़ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सब आकर के घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बात हुआ था वो मतलब कि बॉक्स को लेकर के, बॉक्स बजाने को लेकर के गाली गलौज हो गया था। उस बीच में झगड़ा होने लगा, एक दूसरे में गाली गलौज होने लगा था, लेकिन वो चीज़ मामला फिर शांत हो गया था। फिर तीसरे पर्सन ने जाकर के मार दिया, उस चीज़ को लेकर के बवाल बढ़ गया था। तो जो भी है, जिसने भी मारा है, जो भी मारा है, उस चीज़ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है अपना, तो पुलिस कार्रवाई कर। लेकिन इस तरीके से फैमिली वाले के जितनी भी घर में लेडीज़ है वो परेशान हो रही है, दर दर भटक रही है अपने घर छोड़ करके, तो ये चीज़ तो गलत बात है ना। आप ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, आप अपना कंप्लेन कर चुके हैं, नाम दे चुके हैं, आप उन लोगों को ढूंढिए जो भी आपको ये मारपीट किए हैं। वो लोगों के घर से तो मारपीट की है, सबको, जितने घर की फैमिली बच्चा लोग सबको ही है, सबको यहाँ के घर में पत्थर कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये लोग घर से बाहर निकलेगा तो इन लोग को जान से मार देंगे। और प्रशासन भी वीडियो बना रही है, प्रशासन के सामने से धमकी दे रहे हैं कि आप लोग कितना दिन यहाँ पे रह लेंगे, ये लोग बाहर निकलेंगे तो सोच लीजिएगा ये लोग को जान से मार देंगे, हम लोग धमकी दे रहे हैं। तो इस वजह से प्रशासन भी हम लोग को बोली कि आप लोग अपना जान बचाइए, आप लोग यहाँ से। जैसे हम लोग वहाँ से सब कोई निकल गए, लेकिन हम लोग जाने में सोचे, लोग उस आने के बाद में गाय वाले लोगों को नुकसान पहुँचाना, मतलब कि दूध दुहा रहे हैं, अगर क्या नाम है दूध नहीं बेचाएगा तो फिर गाय लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सबको इधर उधर है। तो फिर उस गाय को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दूध जितना भी हो रहा है वो नली में फेंक दिया जा रहा है, गाड़ी जला दिया जा रहा है। बड़े भैया की नैनो कार था वो जला दी गई थी। और ये क्या नाम है, ये मेरे पापा है, उन लोगों के घर के 2 लड़के ने, जब वो पीछे से जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला किया, उन्हें 1 लात पहले मारा, वो गिर गए, और फिर उसके बाद उनको मुक्का मारा और गाली गलौज किया। अभी हम आए सिटी एसपी के पास आए, क्योंकि जुगसलाई थाना में जाकर के कोई हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं केपीएस बर्मा माइंस में बच्चों को क्लास से बाहर किए जाने को लेकर हुए हंगामे की। जमशेदपुर के केपीएस बर्मा माइंस प्रबंधन द्वारा फीस न दे पाने वाले 15 बच्चों को क्लास से निकाले जाने को लेकर अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। अभिभावकों ने जिला शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत की है। उधर प्रबंधन का कहना है कि बार बार आग्रह के बाद भी फीस नहीं देने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर बैठाया गया। बता दें कि बर्मा माइंस स्थित केरला पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा 15 ऐसे बच्चों को कक्षा से बाहर बरामदे में बैठा दिया गया जिनकी फीस जमा नहीं हुई है। इसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर ट्यूशन फीस के साथ अन्य चार्जेस भी वसूल रहा है। फीस नहीं देने वाले बच्चों को पहले बरामदे में बैठाया गया, बाद में उन्हें ऑडिटोरियम में ले जाया गया। अभिभावक संजय गिरी ने कहा कि फीस जमा नहीं होने की सजा बच्चे को क्यों दी गई, फीस के लिए अभिभावकों को बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को पूरी फीस देनी ही होगी क्योंकि सारे स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस हम लोग भेजे, आज जो कि हम लोग के बच्चा को क्लास में गया, क्लास से बाहर निकाल करके बाहर बरामदा में बैठाया गया और इसके बाद यूक्रेनियम हॉल बैठाया गया। बच्चा यूक्रेनियम हॉल में बैठा रह गया, उसको मानसिक प्रताड़ना किया गया, जो कि गार्जियन को बुला करके बोलना चाहिए कि ऐसा मतलब कि हम फीस जमा नहीं किए हैं तो बच्चा का क्या उसमें दोष है, गार्जियन को बुलाना चाहिए। वो क्लास से बाहर निकाला गया बच्चा को।
क्लास से बाहर करके बाहर बैठाया गया बरामदा में, तो नहीं दिया गया। उसके पहले का सूचना था फीस जमा करने के लिए, तो हम लोग फीस नहीं जमा किए। इस कारण फिर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी कारण के चलते हम फीस जमा नहीं कर पाए। और हम लोग डीसी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, 12 फरवरी को हम लोग ज्ञापन दिया था। डीसी साहब आदेश दिए थे, वहाँ से आदेश आया हुआ था बर्मोगई से। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे कि जो निर्णय होगा उसको हम लोग मान्य करेंगे। इसी को हम लोग यही मांग किए थे कि हम लोग मतलब कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम लोग पैसा मतलब कि ट्यूशन फीस ही दे सकते हैं, अन्यथा और फीस हम लोग नहीं दे पाएंगे। ट्यूशन फीस के अलावा एक्टिविटी फीस भी लिया जा रहा था, मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जा रहा था। ये सब चार्ज जो कि मतलब सरकारी गाइडलाइन से नहीं। प्रिंसिपल से बात किए थे तो प्रिंसिपल बोली कि नहीं, ये तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। स्कूल की प्राचार्य हरविंदर कौर ने बताया कि कई छात्रों की 2020 से फीस बकाया है, जिससे स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों से फीस जमा करने की अपील की गई है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च से 22 मार्च तक बढ़ाया गया। उसके बाद भी फीस जमा न करने वालों को लेकर समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से मिलकर मसला हल करने की कोशिश हो रही है। 2 साल से फीस ड्यूज है और पेरेंट्स ट्यूशन फीस क्लियर नहीं कर रहे हैं, ड्यूज क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो एज ए स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल होते हुए हमारे इतने ज़्यादा ड्यूज हो गए हैं कि स्कूल चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोगों ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है कि 2020-21 का भी ड्यूज़ है और 21-22 भी ख़त्म हो गया है। तो बस हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि अपने ड्यूज़ को क्लियर किया जाए। हम लोगों ने उनको बहुत मौका भी दिया है। बहुत सारे पेरेंट्स का दिक्कतें आई हैं, हम लोगों ने उनको केस टू केस बेसिस हम लोगों ने उनको हेल्प भी किया है जितना हो सके। तो उन्होंने अगर पार्ट पेमेंट की वजह से बहुत लोगों ने कहा चलिए इसको इंस्टॉलमेंट में बांध दिया जाए, तो वो भी किया है और पेरेंट्स ने हम लोग को कोऑपरेट किया है। बट कुछ पेरेंट्स हैं जो शायद कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, तो बाहर गुटबाजी चली है। एक साथ इकट्ठे पेरेंट्स, 2-3 पेरेंट्स हैं जो दूसरे पेरेंट्स को प्रोवोक कर रहे हैं कि ऐसे हम लोग बच्चों को तंग कर रहे हैं। हमारे खुद के बच्चे हैं, ये हमारा स्कूल है, हम अपने बच्चों को तंग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही हमको पेरेंट्स को तंग करना हमारा उद्देश्य है। हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी फीस क्लियर करें, क्योंकि हम लोग को सबको मिल के काम करना है और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने अच्छे से स्कूल चलाएं। और सारे पेरेंट्स हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की वजह से हम लोग को ये दिक्कत आ रही है, बट आई थिंक कुछ समय बाद वो भी ठीक होगा। इसलिए मैं यहाँ डिसएग्री करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने बाकायदा नोटिस भेजा है। नोटिस में रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने ड्यूज़ को क्लियर करें। हम लोगों ने 7 और 8 तारीख को रिपोर्ट कार्ड भी दिया है। तो रिपोर्ट कार्ड के दौरान भी बहुत से पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमें और 5 दिन का समय चाहिए। हमने 12 तारीख का समय दिया था, मार्च 12 तारीख तक, कि अपने ड्यूज़ क्लियर करें, क्योंकि उसका नेक्स्ट वीक होली पड़ गया और 21 तारीख से हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ। तो अभी क्योंकि वो होली की वजह से इस वीक में अपना ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पाए, तो इसीलिए शायद उनको दिक्कतें आ रही होंगी, बट वी आर रेडी टू हेल्प देम। तो अपना ड्यूज़ वो आज भी बहुत से पेरेंट्स ने क्लियर किया है और येस्टरडे ऑल्सो 9th भी, बट दैट्स ओके। कुछ दिक्कतें आती हैं तो हम लोग ज़िंदगी में वी आर ऑल देयर टू हेल्प ईच अदर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। बट मैं आज अभी फिर आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए और अपना ड्यूज़ क्लियर करें। आइए बात करते हैं बुधवार तड़के मानगो में घर में घुसकर लूट का प्रयास किए जाने की। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में बुधवार सुबह एक अपराधी ने जितेंद्र शर्मा के घर में घुसकर लूट का प्रयास किया। हालांकि इस बीच जितेंद्र की पत्नी के जग जाने से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने रॉड से हमला कर उनकी पत्नी को जख्मी कर दिया। मानगो पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। बता दें कि बुधवार सुबह 5 बजे के करीब मानगो डिमना रोड स्थित जितेंद्र शर्मा के घर में एक अपराधी युवक घुस आया। युवक के फ्रिज व अलमारी खोलने से हुई खटपट से जितेंद्र शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा की नींद खुल गई। वे दरवाजा खोलकर बाहर आई तो वहां छिपे अपराधी ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में सुनीता के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हालांकि उनके शोर मचाने पर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह जितेंद्र शर्मा ने भाजपा नेता विकास सिंह को इसकी सूचना दी, जिन्होंने सुनीता का एमजीएम में इलाज कराया। सुनीता शर्मा ने बताया कि वो घर में सोई थी, तभी आवाज सुनाई देने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी अलमारी खुली दिखी। वे उसे बंद करने जा ही रही थी कि छिपे अपराधी ने निकलकर रॉड से उन पर हमला कर दिया।
सोए थे तो बाहर से आवाज़ आया, फिर हम टाइम देखे तो हम देखे कि 5 बज गया है, तो फिर दरवाज़ा खोल दिए कि सुबह हो गया, सब तो जल्दी खुल जाता है। फिर वो अलमारी खुला हुआ था पूरा, तो हम थोड़ा देर ऐसे ही खड़े होकर देख रहे हैं कि दरवाज़ा खोले और लाइट जलाए तो तब तक में तो चोर भाग ही जाएगा ना, तो वो भागा नहीं था, वो छुपा था। फिर वो सामने आके तड़ातड़ माथा पे एकदम अटैक करने लगा, तो हम समझ गए ये माथा पे ही मार रहा है, तो लोहा का रॉड से हाथ से ही बचाया और पकड़ रहे थे तो वो बार बार छीन के फिर मार रहा था, बार बार छीन के मार रहा था। एक ही था। अब बगल में लोग रहते हैं, उन लोग थोड़ा लेट से जागे, ये भी आवाज़ सुन के बाद में बहुत देर तक उसका रॉड भी टेढ़ा हो गया। नहीं, सामान तो अभी नहीं ले गया क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला, इससे वो और ज़्यादा। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि अपराधी उनके घर में चोरी के उद्देश्य से घुसा था, लेकिन सुनीता शर्मा के जग जाने से उसे सफलता नहीं मिली। अपराधी के हमले में घायल महिला सुनीता शर्मा का इलाज कराने एमजीएम लाए हैं। यमुना मुख्य सड़क में ग्रामीण बैंक के बगल में जितेंद्र शर्मा जी का मकान है, जो मेरे अच्छे मित्र हैं। उनकी पत्नी फर्स्ट फ्लोर में सोई हुई थी अपनी बच्ची के साथ। सुबह 5 बजे रड लेके एक आदमी उसके घर में प्रवेश कर गया, फ्रिज खोला, फिर अलमारी खोला, और जब अलमारी खोला तो आवाज़ आने और पत्नी जाग के हल्ला करने का प्रयास की। पत्नी दोनों पैर से विकलांग भी है, तो जानलेवा हमला सर में करने लगा, अंधाधुन उसके माथे में रड मारने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचे, उसका हाथ पूरा जख्मी हो गया। हम लोग इलाज के लिए आए हैं और हमने थानेदार को भी फ़ोन किया है। निश्चित रूप से यह घटना एक जानलेवा घटना है और ऐसा लगता है कि हथियार के साथ आना कहीं ना कहीं डकैती को अंजाम देना था। मैं सारे मामले की जानकारी एसएसपी महोदय को दूँ। वो तो बता रही कि मेरे को जो हमला किया वो एक ही आदमी था। और अब बात मानगो में अवैध आर्म सप्लायर पर छापामारी में अवैध पिस्टल बरामद होने की। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के आजाद नगर रोड नंबर 13 में आर्म सप्लायर पर की गई कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। हालांकि आर्म सप्लायर जाहिद अनवर पुलिस टीम को चकमा देकर वहां से फरार होने में कामयाब रहा। जमशेदपुर के मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मानगो के आजाद नगर रोड नंबर 13 में कुछ लोगों द्वारा आर्म सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। इसके मद्देनजर वरीय अधिकारियों द्वारा गठित पुलिस टीम रोड नंबर 13 पहुंची तो एक युवक पिस्टल फेंक कर वहां से फरार हो गया। पुलिस टीम ने अवैध पिस्टल बरामद कर लिया है। हालांकि उसका सप्लायर फरार होने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार जाहिद अनवर नाम का एक अपराधी क्षेत्र में आर्म्स की सप्लाई करता है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। दिनांक 22/3/22 को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि रोड नंबर 13 में कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं जो हथियार का खरीद बिक्री करने वाले हैं। वरीय पदाधिकारी द्वारा एक टीम गठित किया गया और हम लोगों ने रोड नंबर 13 जैसे ही पहुंचा तो अपराधी हथियार फेंक कर भाग गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन गली का फायदा उठाकर वो भाग गया। जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कोई जाहिद अनवर नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा हथियार सप्लाई किया जा रहा था, जिसे अविलंब गिरफ्तार किया गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।